Hello everyone, Navkiran this side and I welcome you all to Navkiran Nursing Classes. ये नवकिरण नर्सिंग क्लासेस हमारा काफ़ी पुराना यूट्यूब चैनल है और यहाँ पे हम लोग हमेशा हेल्पफुल रहते हैं। हम आपको नॉलेज देते हैं रिगार्डिंग द वेरियस नर्सिंग टॉपिक्स एंड सब्जेक्ट्स, तो आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है इस चैनल पे। तो आज जो मैं वीडियो बना रही हूँ वो मैं +2 पास्ड बच्चों के लिए बना रही हूँ, क्योंकि रिसेंटली मेरे इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे जिन लोगों ने अभी अभी 12th पास किया है उनका बहुत सारा कंसर्न आता है। रिसेंटली 2026 में मैं ये वीडियो बना रही हूँ, तो हमें पता है कि नीट जो है 1-2 बारी होके कैंसिल हो गया है। नाउ लोगों का काफी ज्यादा इंटरेस्ट हो रहा है नर्सिंग लाइन की तरफ एंड दे लिटरली वांट टू नो एवरीथिंग अबाउट नर्सिंग। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपने जैसे ही 10th +2 स्टार्ट किया तो आपके दिमाग में एक चीज आती है कि क्यों नहीं हम नर्सिंग लाइन में चले जाएं। तो अगर आप नर्सिंग की लाइन में आना चाहते हैं तो लेट मी टेल यू वन थिंग, बहुत अच्छा होगा अगर आपके पास +1 और +2 में मेडिकल है। अगर +1 +2 में मेडिकल है तो माई सजेशन इज टू गो डायरेक्टली फॉर BSc नर्सिंग। देखिए BSc नर्सिंग जो है ये ग्रेजुएशन इन नर्सिंग है और ये 4 साल की ऑनर्स डिग्री है, जिसको करने के बाद आपको ग्रेजुएशन इन नर्सिंग का सर्टिफिकेट भी मिलता है एंड यू गेट रजिस्टर्ड विद द स्टेट नर्सिंग काउंसिल एज वेल। फॉर एग्जांपल मैंने अपनी BSc नर्सिंग पंजाब से फिनिश करी थी, तो मेरे पास जो रजिस्ट्रेशन है वो पंजाब नर्सिस रजिस्ट्रेशन काउंसिल का है। जैसे ही आप अपनी +2 पास करते हैं उसके बाद आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देना होता है। उस एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पे, जैसे पंजाब में जो एंट्रेंस एग्जाम होता है BSc नर्सिंग की एडमिशन के लिए, उसको हम लोग PPMET बोलते हैं, पंजाब पैरामेडिकल एंट्रेंस टेस्ट। बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज मेडिकल यूनिवर्सिटी है पंजाब में, जिसके अंडर सारे कॉलेजेस जो है वो आते हैं जो कि BSc नर्सिंग प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे एक बात आप नोट करिए, नर्सिंग में एक डिप्लोमा भी होता है और उस डिप्लोमे को हम लोग बोलते हैं जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। वेल, जनरल नर्सिंग और मिडवाइफरी के लिए नॉट नेसेसरली ये है कि आपको +1 +2 में मेडिकल चाहिए, बट BSc नर्सिंग के लिए मेडिकल मैंडेटरी है। अदरवाइज आप PPMET के लिए क्वालिफाई ही नहीं करेंगे। अगर हम बात करें GNM की, GNM में एडमिशन लेने के लिए आपको पहली बात मेडिकल लाइन नहीं चाहिए +1 +2 में। दूसरी बात, कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता है, क्योंकि ये एक डिप्लोमा है। तो इसकी जो काउंसलिंग होती है दैट इज सोरली बेस्ड अपॉन योर मार्क्स इन 10th +2। तो इसका 90% से ऊपर का कट ऑफ जाता है जब आपने गवर्नमेंट कॉलेजेस में सीट लेनी है। अगर आपने GNM प्राइवेट कॉलेजेस में करनी है तो कट ऑफ जो है वो नीचे का भी चल जाएगा। तो एक तो बड़ा डिफरेंस ये हो गया। अगर हम BSc को इधर रख के देखें, GNM को इधर, तो BSc में मेडिकल और एंट्रेंस एग्जाम है, जबकि GNM में नॉन मेडिकल वाले भी जा सकते हैं और एंट्रेंस एग्जाम नहीं है। अब BSc नर्सिंग के कॉलेजेस को कंट्रोल करता है बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज पंजाब में, जबकि GNM को कंट्रोल कर रहा है पंजाब नर्सिस रजिस्ट्रेशन काउंसिल। तो GNM के जो कॉलेजेस होते हैं उनको हम स्कूल ऑफ नर्सिंग बोल देते हैं और जो कॉलेजेस BSc नर्सिंग कराते हैं उनको कॉलेज ऑफ नर्सिंग बोलते हैं। ठीक है, तो अभी स्कोप में क्या डिफरेंस है, मतलब कल को अगर मैं GNM करती हूँ तो फिर उसका क्या बेनिफिट रहता है और अगर मैं BSc करती हूँ तो क्या बेनिफिट है। पहले तो मेरी यही सजेशन है कि आप BSc नर्सिंग ही करो अगर आप मेडिकल लाइन में हो, क्योंकि डिग्री ऑफ कोर्स इज ऑलवेज वैल्यूएबल देन GNM। मैं बहुत बार ऐसे बच्चों को मिलती हूँ जिनको टाइम पे काउंसलिंग नहीं मिला, उनके पास मेडिकल भी था +1 +2 में, लेकिन फिर भी GNM कर रहे हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड वाई, क्योंकि आप आराम से BSc नर्सिंग में एडमिशन ले सकते हो इफ़ यू वर अ मेडिकल स्टूडेंट। अब स्कोप का तो ये होता है कि देखिए कुछ कंट्रीज हैं, पहले बात तो ये कर लेते हैं कि नर्सिंग का इंडिया में क्या रहता है और फॉरेन में क्या रहता है, फिर मैं एक एक करके दोनों को बाइफरकेट कर दूंगी। तो अगर आपने BSc नर्सिंग करी हुई है तो आपके लिए जो बेस्ट कंट्रीज हैं, अगर आपको फॉरेन में सेटल होना है तो दैट इज कनाडा, USA, ऑस्ट्रेलिया। ये 3 कंट्रीज हैं जो सबसे बढ़िया हैं। ऑल्दो यू कैन ऑल्सो ऑप्ट फॉर न्यूजीलैंड, UK एंड दुबई। तो इन कंट्रीज के लिए भी आप ऑप्ट कर सकते हो। इवन यू कैन गो टू सिंगापुर, देयर आर सो मेनी चॉइसेस। कई लोग माल्टा भी जाते हैं, जर्मनी भी जाते हैं, तो अलग अलग चॉइसेस हैं और वहाँ पे आप RN बन सकते हो। लेकिन अगर मुझसे पूछते हो तो 3 कंट्रीज, कनाडा, USA, ऑस्ट्रेलिया बेस्ट, और उसके बाद दुबई। तो BSc नर्सिंग कर ली, आप फॉरेन कंट्री में सेटल हो गए, ठीक है। अगर फॉरेन कंट्री में नहीं जाना चाहते हैं तो इंडिया में BSc नर्सिंग के बाद डायरेक्टली या तो आप टीचिंग लाइन में जा सकते हो, या जो दूसरी लाइन आपके लिए बचती है दैट इज क्लिनिकल बेड साइड। अब बेड साइड में हमारे पास 2 सेक्टर होते हैं, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट। प्राइवेट सेक्टर में काम करोगे तो सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं है, 10-15 हज़ार, दैट्स इट। बहुत बड़े हॉस्पिटल में 22,000 ज़्यादा से ज़्यादा या 30,000 दे देंगे, इससे ज़्यादा कोई नहीं देगा। जबकि गवर्नमेंट सेक्टर में जो आपकी स्टार्टिंग सैलरी होती है, एम्स, PGI, सेंट्रल गवर्नमेंट की मैं बात करूँ,
तो उसमें आपकी सैलरी 80-90 हज़ार से स्टार्टिंग होती है, और अगर स्टेट गवर्नमेंट की बात करूं तो 60-70 हज़ार के बीच में आपकी सैलरी स्टार्ट होती है, विच इज़ अ गुड अमाउंट इफ़ यू आर लिविंग इन इंडिया। अगर आपने जीएनएम करी हुई है, सेम आपके लिए जो फॉरेन कंट्रीज़ का स्कोप रहता है दैट इज़ कैनेडा। कैनेडा में आप आरएन की तरह काम नहीं कर सकते, अब कैनेडा ने रूल चेंज कर दिए हैं फॉर जीएनएम कैंडिडेट्स। यू हैव टू वर्क एज एन एलपीएन इन कैनेडा, और यूएसए आपको आरएन की एलिजिबिलिटी देता है, तो यूएसए में जीएनएम वाले आरएन बन सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया भी जीएनएम को डायरेक्ट एलिजिबिलिटी नहीं देता है। जीएनएम वालों को पहले एक ब्रिजिंग कोर्स पूरा करना पड़ता है, फिर उसके बाद आपको ऑस्ट्रेलिया जो है वो डायरेक्ट एलिजिबिलिटी देता है एनक्लेक्स की। नहीं तो जीएनएम वालों के पास ये ऑप्शन होती है कि आप इंडिया में रह के पोस्ट बेसिक कर लें, उसके बाद आपकी, क्योंकि जो डिप्लोमा होता है वो फिर डिग्री के बराबर आ जाता है, आफ्टर दैट यू कैन इमिग्रेट टू एनी कंट्री, जो मैंने अभी तक आपको बताई है। तो इस तरह से आपका सब जो है वो चलता है जीएनएम के बाद। अब इसके बाद ये है कि इंडिया में जीएनएम वालों का क्या है, तो देखिए इंडिया में अगेन 2 सेक्टर है, सेंट्रल गवर्नमेंट है और प्राइवेट सेक्टर है। बेड साइड की बात करें तो आप प्राइवेट सेक्टर में अगर जॉब करेंगे तो सेम वैसे ही है, 10-15 हज़ार की सैलरी, विच इज़ नॉट अ गुड अमाउंट। अगर गवर्नमेंट में आप जाना चाहते हो तो जीएनएम के बाद आपका 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए अगर आप नॉर्थ सेट जैसा टेस्ट देना चाहते हो। मैं नॉर्थ सेट की इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि राइट नाउ वो ही सबसे फेमस टेस्ट है इंडिया में। तो जीएनएम के बाद अगर नॉर्थ सेट देना है तो यू शुड हैव 2 years ऑफ एक्सपीरियंस, अदरवाइज जीएनएम फ्रेशर नॉर्थ सेट का एग्जाम नहीं दे सकता है। पीजीआई जैसा इंस्टीट्यूशन, उन्होंने अभी तक ऐसा कोई रूल नहीं लेके आए, तो जीएनएम के बाद आप उनका टेस्ट दे सकते हो, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। अगेन अगर आप पोस्ट बेसिक कर लेते हो, जो कि डिप्लोमा टू डिग्री का कोर्स है, 2 साल का होता है, तो उसके बाद आप डायरेक्टली नॉर्थ सेट या पीजीआई का टेस्ट वगैरह सब दे सकते हो। सेंट्रल गवर्नमेंट में ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो जीएनएम करके आप डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्ज़ाम दे सकते हो। अब ये है कि जो जीएनएम वाले स्टूडेंट्स होते हैं वो ज़्यादातर ये भी पूछते हैं कि हमें पोस्ट बेसिक करके फ़ायदा है कि नहीं है। देखिए ये टोटली आपके केस पे डिपेंड करता है। अगर इन फ्यूचर आप दुबई जैसी कंट्री में इमिग्रेट होना चाहते हो, जैसे जीएनएम वाले कर सकते हैं इमिग्रेट दुबई में, लेकिन वो एज अ इनरोल्ड नर्स जाएंगे या एज अ असिस्टेंट नर्स जाएंगे, वो एज अ रजिस्टर्ड नर्स नहीं जाएंगे। रजिस्टर्ड नर्स बीएससी वाले जाएंगे। तो अगर कल को आपका ये है कि आपको दुबई में सेटल होना है या आपको यूके में सेटल होना है, तो फिर जीएनएम ठीक है। इवन आपको यूएसए जाना है तो जीएनएम ठीक है। व्हाई वुड यू बी स्पेंडिंग योर 2 years फॉर डूइंग पोस्ट बेसिक व्हेन दीज कंट्रीज आर गिविंग यू direct license? But if you have a plan to immigrate to Canada, or if you have a plan to immigrate to Australia, yes definitely you should do post basic in that case. Otherwise ऑस्ट्रेलिया के लिए तो 6 महीने का ब्रिजिंग कोर्स भी होता है, अगर आप वो करना चाहें तो फिर पोस्ट बेसिक को आप बाईपास भी कर सकते हो। क्योंकि अगर आप मेरा पूछते हो तो मेरे जैसी तो ये सोचेगी कि मेरे लिए टाइम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रादर देन स्पेंडिंग 2 years इन इंडिया। उतनी देर में मैं फॉरेन कंट्री में सेटल होकर बहुत पैसा कमा सकती हूँ। तो मेरी थिंकिंग कुछ ऐसी है, और लेटर ऑन मैं अपनी स्टडी को अपग्रेड कर ही लूँगी। ये मैं जीएनएम वालों के लिए बोल रही हूँ। अब बीएससी वालों के लिए एक चीज़ रहेगी, एंड दैट इज टीचिंग सेक्टर। अब टीचिंग सेक्टर में बता दूं, जीएनएम वाले टीचर नहीं बन सकते हैं बिकॉज दे आर जस्ट डिप्लोमा होल्डर। बीएससी वाले टीचर बन सकते हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में अगर आपको टीचर बनना है तो अगेन वहां पे सैलरी बहुत ज़्यादा कम है। आप प्राइवेट सेक्टर में जाओगे तो यू विल वर्क एज क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर, जहाँ पे आपकी सैलरी वही 15-20 हज़ार में स्टक रहती है। जबकि अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाओगे, जैसे 9 कॉलेज है वो वैकेंसीज निकालते हैं, पर उनको कुछ एक्सपीरियंस चाहिए होता है। और भी बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, जैसे GMCS 32 है, GMSS 16 का तो आई थिंक स्कूल अब बंद हो गया है। तो बहुत सारे ऐसे स्टेट कॉलेजेस भी हैं जो वैकेंसीज निकालते हैं टीचिंग में। तो बीएससी नर्सिंग के बाद आप जा सकते हो डेफिनेटली इफ यू कैरी एक्सपीरियंस ऑफ सम ईयर्स। दैट सेक्टर इज गुड फॉर यू, लेकिन प्राइवेट में नहीं। प्राइवेट में आपकी ग्रोथ भी नहीं है, 1-2 साल अपना करो और आगे कुछ अपना गवर्नमेंट का सोचो। इंडिया में तो ऐसे ही होता है। और यस, मैं ये भी आपको बताना चाहती हूँ कि नर्सिंग में आगे आगे आप MSc और PhD भी कर सकते हो, बट अगेन डिपेंड करता है कि आपका लॉन्ग टर्म प्लान क्या है। MSc करके, ज़्यादातर MSc वही करते हैं जिनको टीचिंग लाइन में जाना होता है। तो MSc करके अगर आप कल को फिर भी क्लिनिकल्स में सेम रैंक पे काम कर रहे हो, तो आई डोंट थिंक सो कि MSc में 2 साल आपको वेस्ट करने का कोई फायदा है। या तो आप MSc करो और उसके बाद एम करो कि आप गवर्नमेंट सेक्टर में एज अ प्रोफेसर काम कर रहे हो, देन योर MSc इज वर्थ इट। और अगर क्लिनिकल्स में कोई स्पेशलिटी मिलती है, जैसे आप इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स बन जाते हो या आप नर्सिंग मैनेजमेंट में चले जाते हो, देन इट कुड बी बेनिफिशियल। बट अदरवाइज आज तक ये बहुत बुरी बात है, ये अच्छी बात नहीं है
कि एमएससी वालों के लिए कोई अलग से प्रमोशन नहीं है, एमएससी वालों के लिए कोई अलग से वैकेंसीज नहीं है, एमएससी वालों के लिए क्लिनिकल्स में कुछ अलग से ऐसा स्पेशल सैलरी रेज जैसा भी कुछ नहीं है। तो एमएससी तभी करिए अगर आप टीचिंग में जाना चाहते हो, अदरवाइज बीएससी इज़ वेरी गुड फॉर यू। आगे आगे छोटे छोटे और कोर्सेज होती हैं जैसे क्रिटिकल केयर और एनपीसीसी वगैरह आ गया इंडिया में, तो दैट यू कैन डू अगर सारी उम्र आपको बेड साइड करना है। लेकिन अगर टीचिंग के बारे में इतना सा भी सोचते हो फिर एमएससी करनी मैंडेटरी है, ठीक है। तो आई होप आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी अच्छी रही होगी। और एक और चीज़ ऐड करती हूँ जो कि पहले शायद ऐड करना भूल गई हूँ, ट्राई टू टेक एडमिशन इन द गवर्नमेंट कॉलेजेस। गवर्नमेंट कॉलेजेस की फ़ीस हाफ से भी कम होती है एज़ कम्पेयर टू द प्राइवेट कॉलेजेस। प्राइवेट कॉलेजेस की फ़ीस हमेशा से ही ज़्यादा होती है बिकॉज समबडी हैज़ टू रन देयर बिजनेस, राइट, एंड देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन दैट। अगर आप में दम है, आप एंट्रेंस एग्जाम जैसे कि पीपीएमईटी में टॉप रैंक लेते हो, तो फिर आपको गवर्नमेंट सीट मिलेगी और आपको गवर्नमेंट लेनी चाहिए। बहुत सारे लोग पता नहीं क्या बेवकूफ़ी करते हैं, पता नहीं किसकी बातों में आके गवर्नमेंट सीट छोड़ देते हैं। भाई साहब, जितना एक्सपोजर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होता है हैंड्स ऑन आपको, उतना प्राइवेट तो कभी दे ही नहीं पाते। तो बेटर है कि आप गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन लें। और अगर पीजीआई जैसे कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं, जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एजुकेशन जो कि पीजीआई के अंदर है, उसकी तो फीस ही सिर्फ 500 रुपया पर ईयर है। और अगर आप पंजाब के गवर्नमेंट कॉलेजेस में लेते हो तो 30,000, 35,000, 40, इससे ज़्यादा नहीं है। और ये मैं एक्सक्लूड करके बता रही हूँ जो हॉस्टल फीस और इनकी ये मैस फीस वगैरह होती है। तो कम पैसे में अगर बढ़िया कॉलेज लेना है तो दैट इज़ गवर्नमेंट कॉलेज, और नहीं तो फिर प्राइवेट तो है ही है। अगर रैंक नहीं पड़ा तो अपना 1 साल वेस्ट मत करो, टेक एडमिशन टू बीएससी नर्सिंग। बहुत अच्छी डिग्री है, सारी दुनिया में स्कोप है, मार्क माई वर्ड्स, आप बिल्कुल नहीं पछताएंगे। यू आर कमिंग टू द वेरी गुड लाइन। सो आई होप कि ये पेरेंट्स भी आज की वीडियो देख रहे होंगे, और जिसको भी ये वीडियो पसंद आई है प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे नर्सिंग तो करनी है ना। तो जो जितना भी अच्छा कंटेंट है नर्सिंग के रिलेटेड वो तो इसी चैनल पे मिलेगा। थैंक यू सो मच चैम्पियंस। आई विल सी यू एज अ नर्सिंग ग्रेजुएट एंड डिप्लोमा होल्डर। टेक केयर।